गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं मैकेनिक्स के इस सीरीज़ में नीट और जेई मेंस एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। कह रहा है द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू, मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में कितना रेडियन होगा ये बताना है। एंगल जो दिया हुआ आपका मिनट में और पूछ रहा है रेडियन में, तो आसान है क्वेश्चन। देखते हैं इसमें। देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट। 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो सेकेंड को हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं आपका ऐसे। तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है। ठीक है। और डिग्री से रेडियन बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपका पाई बाई 180 से गुना कर लेते हैं। यानी कि डिग्री से रेडियन में ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री से रेडियन में ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डिग्री को अगर पाई बाई 180 से गुना करते हैं तो हमारा किस में आ जाएगा, रेडियन में। ठीक है। और रेडियन में अगर दिया हो उसको डिग्री में ले जाना हो तो 180 बाई पाई इज इक्वल टू डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, मिनट में दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें आपका 1 मिनट, 1 मिनट जब दिया हुआ है तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा कितना, तो 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री है, तो इसको ले आकर डिवाइड कर देते, इधर 1 बच जाएगा, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम लोग रेडियन बदलना हो तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1/60 इंटू पाई बाई 180 से गुना कर लेंगे, तो हमारा किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई, इधर से हो जाएगा कितना, पाई का मान वैसे रख भी सकते हैं, 22/7 इंटू 60, 18 108, और डबल ज़ीरो है तो डबल ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, अगर इसको अगर देखें तो 3.14/108, और इधर आके 10 के पावर -2, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका लगभग हो जाएगा 18। 3 से 3 नहीं जाएगा, लगभग 2 जाएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा चला जाएगा, 18 8 3 का 24 हो जाएगा। तो फिर आपका 2 समथिंग आपका जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, इतना रेडियन आपका हो जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। बगल में हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है, 60 सेकेंड इज इक्वल 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल 1 डिग्री, और डिग्री से रेडियन बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पाई बाई 180 से हम लोग गुना कर लेते हैं तो रेडियन में आ जाता है, और रेडियन को अगर 180 बाई पाई से गुना करते हैं तो डिग्री में आ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ से दिया हुआ है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब इसको हम लोग डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुना करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा, 22/7 लिखिए, चाहे 3.14 रखिए। 3.14 रख करके अगर सॉल्व करेंगे तो 18 लगभग आपका 2 मरतबे जाएगा, 3 से ज़्यादा चला जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा, 14 दिया हुआ है, 324 लगभग चला जाएगा, तो आपका 2 मरतबे यहीं जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है थर्मल, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन दिया हुआ है जूल पर मीटर पर केल्विन, उसके बाद दिया हुआ है वाट पर मीटर पर केल्विन, सी में दिया है वाट पर मीटर पर केल्विन, और डी में दिया है जूल मीटर पर केल्विन। तो ये आसान क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट आपका पूछ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। देखिए इसमें कह रहा है कि मान लीजिए अगर कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, अगर हीट का कंडक्टर है ये, तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर थोड़ा देर के लिए अगर बात करें इसको क्यूबिकल शेप में, तो यहाँ पर
अगर इधर से हीट दिया जा रहा है Q, तो इस फेस से अगर इस फेस पे अगर आपका हीट दिया जा रहा है जिसका एरिया हम लोग A मान लें, तो अपोजिट फेस पे हीट का ट्रांसफ़र जब होगा तो टाइम लगेगा T मान लेते हैं, और ये जो लेंथ है L है, ठीक है। और यहाँ का जो फेस का जो टेम्परेचर हम मान लेते हैं इसको T1 मान लेते हैं इसको, और इसको T2 मान लेते हैं। तो बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका कितना हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। तो जो हीट जो फ्लो हो रहा है उसका जो रेट होगा टाइम के हिसाब से, उसका जो रेट होगा dQ/dt, हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अगर देखें टाइम के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो टेम्परेचर डिफरेंस के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज़ का, तो लेंथ का। तो जो ये लेंथ है इसके लेंथ के इन्वर्सली होता है। जब तीनों को हम मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, तो आपका dQ/dt हो जाएगा डेल्टा T इंटू A/L। ये आपका प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा। और यही प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो हमारा एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, डेल्टा T इंटू एरिया बाई L। ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा के का थर्मल कंडक्टिविटी का हम लोग को यूनिट चाहिए। तो अगर हम देखें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को, हम लोग इसको जूल, इसको सेकंड बोलेंगे तो जूल पर सेकंड हमेशा वाट होता है। तो यूनिट की अगर बात करें, यूनिट ऑफ के आपका हो जाएगा क्या चीज़, वाट इधर हो जाएगा, जूल पर सेकंड इधर, और के का आपको नीचे निकालना है तो इसको ले जाकर हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर हो जाएगा, लेंथ है तो उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो वाट मीटर। और इधर से टेम्परेचर का तो केल्विन हो जाएगा ना, तो केल्विन नीचे आ जाएगा, केल्विन आपका नीचे आ जाएगा, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, यूनिट ऑफ के हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं। तो यूनिट ऑफ के में आप लिख सकते हैं क्या चीज़, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू वाट, मीटर से एक मीटर कट जाएगा तो वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका नीट 2019 में पूछा हुआ है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो हीट होता है एक फेस से दूसरे फेस पर किसी क्यूबिकल बॉडी के, तो वो जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। दोनों फेस के टेम्परेचर का डिफरेंस जिस तरह होगा उसी तरह आपका हीट का क्या होगा, फ्लो होगा। उसके बाद उस फेस के एरिया पर भी निर्भर करता है हीट का फ्लो, तो जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए। और वहीं रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो हीट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। जितना ज़्यादा लेंथ होगा आपका हीट का जो फ्लो का रेट है वो कम होते चला जाता है। इसलिए आपका इस तरह से फॉर्मूला बनता है क्या चीज़, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ से जब कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो कांस्टेंट टर्म आता है, तो इसी कांस्टेंट टर्म का हमको निकालना है यूनिट। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको ले जा गुना कर दिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होता है, dQ/dt है, तो इसको जूल पर सेकेंड कहेंगे, जूल पर सेकेंड। तो इसी चीज़ का हमने क्या किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज डॉट डॉट डॉट। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मेडिकल में। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखते हैं इसको। होता क्या है, कूलम के नियम से क्या होता है फार्मूला, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या होता है, एफ इजिकल टू क्या होता है, दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एफ इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। मान लीजिए दो चार्ज बॉडी है, ये दोनों चार्ज बॉडी के बीच डिस्टेंस आपका आर दिया हुआ है, और ये Q1 है और ये Q2 है। सपोज दैट इसमें रिपल्सन फोर्स चाहे अट्रैक्शन फोर्स कुछ भी लग सकता है, ठीक है, नेचर के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ से हमारा जो फोर्स आएगा, ये फोर्स जो होता है ये फॉर्मूला से चलता है। इसी एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है हमको। तो यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा कितना, 1/4 अलग रखते हैं, इसको कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। Q1 Q2 अपॉन फोर्स इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, आप लिख सकते हैं इसको, ये तो कांस्टेंट है, यूनिट नहीं होगा, तो यूनिट ऑफ आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट
वो कैसे लिखते हैं, इसका कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर, नीचे न्यूटन है, फोर्स का न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, और यह आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो कूलम का स्क्वायर बाई न्यूटन का न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इन एसआई यूनिट इज, कौन सा होता है वैल्यू, ये भी पूछा हुआ 2002 में, बहुत पहले का है, लेकिन आपका सारे कलेक्शन हम एक जगह करा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस यूनिट डायमेंशन से पूछे गए, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये आपको उसमें सारे कॉन्सेप्ट को भी हम डिटेल्स कर रहे हैं, ताकि आपको हर क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये आप याद भी कर सकते हैं। और वैसे यूनिट की बात करें तो यूनिट से हम पकड़ सकते हैं, अगर यूनिट हमारा अगर समझ में आ जाए तो फोटोन का जो आपका एनर्जी होता है, जो लाइट का एक जो है पार्टिकल जो आता है लाइट का, अगर पार्टिकल फिनोमेना, और क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पार्टिकल फिनोमेना के साथ साथ वेव फिनोमेना भी होता है। और पार्टिकल फिनोमेना अगर देखें तो लाइट जो होता है एक छोटे छोटे बंडल के रूप में, एक फोटोन के रूप में आपका क्या होता है, प्रोपगेट करता है एनर्जी को लेकर के। तो उस फोटोन के एक पैकेट का जो एनर्जी होता है वो आपका ई बराबर एच न्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ई बराबर एच न्यू होता है, ये एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट, ये एनर्जी है। तो एनर्जी यहाँ पे अगर हमको एच का वैल्यू निकालना हो तो ई बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई बाई न्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, ई क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी के लिए जूल होता है यूनिट, और फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होता है, पर सेकेंड होता है। तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड हो जाएगा। तो जूल सेकेंड दो ही ऑप्शन में दिख रहा है आपका यहाँ पर, कितना, ऑप्शन ए ऑप्शन सी में। तो आपका हो जाएगा यहाँ से, देखिए -31 होता है, इसे -34, तो ए साइन यूनिट में आपका वैल्यू जो होता है वो -34 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एज का जो वैल्यू होता है वो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें कह रहा है इन ए पार्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम विल बी, एमकेएस सिस्टम में आपका फोर्स का यूनिट बताना है, क्या होगा। तो आसान है, मान दिया हुआ उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए फोर्स के लिए क्या होता है, तो फोर्स के लिए हमारा जो फॉर्मूला चलता है, यूनिट ऑफ फोर्स की अगर बात करें, यूनिट ऑफ फोर्स की जब बात करें तो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए बराबर एम ए होता है। एम का क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और इसी को डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहें तो एम एल टी इनवर्स 2 लिखते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को यूनिट से मतलब है। ठीक है, अगर एम एल टी इनवर्स 2 लिख सकते हैं इसको डायमेंशन केस में, बट हमको यूनिट चाहिए, यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये तो आपका क्वेश्चन में किस फॉर्मेट में दिया है, आपका ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में दिया हुआ है, तो उसको ऐसा ही में ले जाना है हमको। तो आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपका 10 ग्राम दिया हुआ है, और आपका टाइम दिया है कितना, 0.1 सेकेंड का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को ऐसा में ले जाना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 100 से डिवाइड जब करेंगे तो आपका हो जाएगा ये, इसमें ग्राम को केजी में ले जाने के लिए 1000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और सेकंड तो आपका सेकंड रह ही जाएगा, क्योंकि एसआई में और सीजीएस में सब में आपका यूनिट सेम रहता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर आपका हो जाएगा सीधे -1 मीटर, ग्राम को केजी में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा किसमें, आपका 10 के पावर -2 केजी। ठीक है, और इसको आपका 0.1 सेकेंड का -2, यानी कि आपका फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा। तो अगर देखें तो यहाँ पर 0.1 इंटू आपका s पर -2, यहाँ पे s पर -2। ठीक है, वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी, तो इसलिए हम लोग कन्वर्ट करते। तो यहाँ पर 10 के पावर -1 -2 और -2 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका नीचे जाकर क्या 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा 10 के पावर -1, उसके बाद हो जाएगा 10 के पावर -2, और इसका हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर आपका 2 हो जाएगा, और केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा हो जाएगा वैल्यू कितना, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 0.1 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे ख़त्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा तो 10⁻⁻1 0.1 हो जाएगा। और केजी मीटर पर सेकेंड इसको न्यूटन लिख सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत ही आसान है। एसआई में आपका पूछ रहा है, जबकि आपका दिया हुआ है ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किए, 10 ग्राम को केजी में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड किए, और 0.1 सेकेंड तो आपका रह ही जाएगा। तो यहाँ पर रख करके सॉल्व किए हैं तो आपका इतना आपका आ जाएगा। इसको तो 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 का ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 -2 +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10⁻+2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 से 1 सोना कट गया, 10⁻⁻2 हो जाएगा। इससे 1 सोना कट गया, 10⁻1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका 0.1 न्यूटन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स when used to measure the diameter of a wire। मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया हुआ 52 डिविजन्स। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल correspond to 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डाटा इज, ऑप्शन दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका नीट 2021 का है। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है आपका, मेजरमेंट्स का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। बहुत ही आसान है। इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं, एडवांस में भी पूछे जाते हैं, और नीट में भी इस बार पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझते हैं इसका। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले फिगर द्वारा समझते हैं इसको। इसमें हम अगर स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज का जो आपका फिगर होगा, वैसे देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका पीच हो जाएगा, ये आपका पीच हो जाएगा, ये आपका मेन स्केल हो जाएगा, और ये आपका सर्कुलर स्केल हो जाएगा यहाँ पे। तो सर्कुलर स्केल की हम अगर बात करें तो इसी पे आपका डिवीजन होता है, और इसी पे आपका रीडिंग क्या रहता है। मान लीजिए 0 1 2 इस तरह से चलता है, आपका 95 99 तक जाता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़। अब यहाँ से हम अगर ये देख रहे हैं तो ये हमारा, जैसे नट बोल्ट में आपका पिच बना रहता है, पतला पतला आपका सर्कुलर पिच होता है। ये थोड़ा फ्रेश देखते हैं इसको। ये पिच होता है आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ पिच, जैसे जैसे नट बोल्ट घुमाते हैं तो ये पिच आपका क्या होता है, तो उसी तरह बाहर आता है, और इधर से आपका ये हो जाएगा, और ये ऐसे यू शेप में आपका बना रहता है। अब जैसे जैसे इसको हम लोग सर्कुलर स्केल को हम नचाते हैं तो उतना ही आपका मेन स्केल पे क्या होता है 1 mm 2 mm 3 ये जाता है। और आपका ये पिच पर क्या होता है, ये जो स्लीव्स है, ये आपका हम अगर बात करें स्टैंड्स इसको बोल सकते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम ये करें, जैसे इसको आपका मेन स्केल लिख सकते हैं आप, इसको मेन स्केल, ये आपका क्या है, पिच है। तो पिच अगर हम बात करें, पिच ये आपका सर्कुलर डिवीजन हो जाएगा, सर्कुलर डिवीजन, ठीक है। ये आपका रेफरेंस लाइन होता है ऐसे आगे, लेकिन यहाँ पे इसको नचाने के लिए एक बना रहता है ऐसे, इसको पकड़ के नचाया जाता है, जिसको रैचेट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, रैचेट, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल पे हम लोग का एक डिवीजन पे 1 mm आगे बढ़ेगा। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप सर्कुलर डिवीजन कितना है, और कितने आपका 1 mm पर कितना सर्कुलर डिवीजन हो सकता है। तो हो सकता है किसी किसी में 1 mm इसमें होता है, 1 mm 2 mm 3 mm इस तरह से आपका इस पर क्या रहता है, रीडिंग दिया रहता है, और इस पर 100 डिवीजन होता है, ठीक है, सर्कुलर पे। तो जब इसको हम लोग ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये 1 mm 2 mm क्या होगा, खिसकेगा। तो क्वेश्चन में अगर दिया 100 डिवीजन रोटेशन पे 1 mm जाएगा, तो उसी के हिसाब से कहेगा कि नहीं 50 डिवीजन पे हमारा 1 mm जाएगा, तो उसी के हिसाब से हमारा आगे निकलेगा मेन स्केल से। तो रीडिंग हम लोग करेंगे, जो पिच यहाँ पे दिया हुआ, तो उस पिच को कैसे कितना निकलेगा, कितना नंबर ऑफ पिच घूमना पड़ेगा 1 डिवीजन या 1 mm जाने पे,
या 100 डिवीजन पे या 10 mm जाने पे कितना पिच इसमें खसकेगा। तो उस तरह से हमारा क्या होगा, इसमें अगर हम अब मान लीजिए वायर को या किसी का अगर डायमीटर मेजर करना है तो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और इसको नचाएंगे, जहाँ आकर सट जाएगा उस लेंथ को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी सर्कुलर डिवीजन, मेन स्केल और पिच पे हम लोग डिपेंड करते हैं, उसी से हमारा वैल्यू फाइंड होता है। तो इसको अगर हम बात करें तो लिस्ट काउंट हमारा सबसे पहले पता कर लेते हैं कि लिस्ट काउंट मतलब सबसे कम से कम वैल्यू कितने तक मेजर कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट आएगा फैक्ट, उसमें अगर कोई तरह का फॉल्ट आता है तो वहीं लिस्ट काउंट से पता चल जाता है कितना हमारा फॉल्ट आएगा। लिस्ट काउंट पता चल जाए तो ठीक है ना, सबसे कम आप कहाँ तक कर सकते हो। तो लिस्ट काउंट आपका हो जाएगा, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल ऑन पिच स्केल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन पिच स्केल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन पिच स्केल बाई आपका नंबर ऑफ डिवीजन होता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। और एक और फॉर्मूला होता है आपका लिस्ट काउंट के लिए, यानी कि पिच ऊपर रख दीजिए, नंबर ऑफ पिच, ठीक है, और आप नीचे लिख सकते हैं क्या चीज़, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये आपका फॉर्मूला चलेगा यहाँ से। तो इस क्वेश्चन के क्या मांग रहा है, तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 डिवीज़न पे 1 mm और आपका मेन स्केल रीडिंग कितना है 52 डिवीज़न। तो सबसे पहले अगर लिस्ट काउंट निकाल लें तो 52 डिवीजन्स में कितने काउंट होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग आपका लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिच बटा नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच आपका कितना हो जाएगा बताइए, तो आपका पिच हो जाएगा कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पिच पर, मान लेते हैं अगर एक पिच पे अगर हम बात करें तो, ठीक है ना, एक पिच पे अगर हम बात कर ले तो हमारा 100 डिवीजन हो जाएगा, एक mm की बात कर रहा है तो आपका हो जाएगा कितना, पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन, तो आपका हो जाएगा 1/100, आपका हो जाएगा क्या चीज़, आपका लिस्ट काउंट। तो ये आपका हो जाएगा mm में, क्योंकि आपका एक पिच दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक mm ऑन क्या चीज़, मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड टू क्या चीज़, आपका 100 डिवीजन। तो आपका पिच स्केल बटा, इसको पिच स्केल भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेन स्केल को, तो आपका हो जाएगा 1/100 mm। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे 10⁻³ आ जाएगा, 2 से कटे 10⁻, नीचे जा कर के ऊपर -5 हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में अगर बदलें तो कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा, इसको पहले हम लोग 0.01 mm लिख सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में बदलें तो आपका हो जाएगा कितना 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कि 1 mm बराबर होता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 दशमलव और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट काउंट निकल गया। अब पूछ रहा है कि रीडिंग बताइए, जबकि मेन स्केल रीडिंग तो आपका 0 है, क्वेश्चन में मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है 0, तो 0 दे दिया है, तो हमारा लिस्ट काउंट सारा निकल जाएगा। तो आपका जो रीडिंग होता है वो रीडिंग होता है आपका डायमीटर का जो रीडिंग होगा, रीडिंग ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगा, तो मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग और प्लस आप लिख सकते हैं क्या चीज़, आपका सीधे सर्कुलर स्केल रीडिंग, यानी कि 52 डिवीजन, सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन कर रहा है 52, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग आई इनटू लिस्ट काउंट, ये आपका हो जाएगा। तो मेन स्केल आपका कितना दिया हुआ है, मेन स्केल आपका 0 दिया हुआ है, तो 0 आपका इधर हो जाएगा, सर्कुलर स्केल में 52 दिया हुआ है, आपका वैल्यू कितना आया है 0.01 लिस्ट काउंट का वैल्यू, तो 52 इंटू 0.001 है, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 0.052 आपका सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, आपका डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फार्मूला याद है तो आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये आपका स्क्रू गेज है, इस पर आपका ये सर्कुलर डिवीजन होता है, ये मेन स्केल या पिच स्केल, कितना mm आपका एक रोटेशन में कितना आपका mm निकल रहा है, तो 100 डिवीजन होगा, एक रोटेशन में 100 डिवीजन घूमेगा, 100 डिवीजन, तो आपका mm, तो क्वेश्चन में भी कह रखा है कि 100 डिवीजन पे 1 mm निकलेगा,
तो हमारा लिस्ट काउंट निकालने के लिए वही पिच स्केल पे पिच वैल्यू और आपका नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो ये वैल्यू रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा लिस्ट काउंट आ जाएगा। रीडिंग निकालना है तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और इनटू क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट। इसको सॉल्व करेंगे तो मेन स्केल रीडिंग आपका कितना दिया हुआ है 0, मेन स्केल आपका रीडिंग कितना है 0, सर आपका लिस्ट काउंट दिया जा चुका है और सर्कुलर स्केल डिवीजन आपका दिया हुआ है कितना 52। सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय ए क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स 1.25 सेकेंड, 1.24 सेकेंड, 1.27 सेकेंड, 1.21 सेकेंड एंड 1.28 सेकेंड। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये आपका नीट में भी पूछा हुआ, नीट 2020 का ही ये क्वेश्चन है ये। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपका नीट आपका 2020 का ये क्वेश्चन है। देखिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें एरर जब हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई फॉल्ट है उसमें। तो अगर डिफरेंट वैल्यू अगर दे रहा है तो इसका मतलब फॉल्ट है, फॉल्टी आपका इंस्ट्रूमेंट है। उसमें हर बार जितना बार रीडिंग कर रहे हैं उतना बार अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो हर बार अगर रीडिंग करने पर अलग वैल्यू दे रहा है तो उसमें कौन सा आपका करेक्ट वैल्यू है ये तय करना आपका मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देता है जितने भी मेजरमेंट्स पर, वो आप उसके लिए क्या कर लेंगे, आप मीन वैल्यू निकाल लेंगे। तो मीन वैल्यू क्या होता है ना, एक तरह से सेंट्रल वैल्यू कहलाता है। तो सेंट्रल वैल्यू हम लोग करेक्ट वैल्यू मान कर चलते हैं उसको। उसमें उस जो करेक्ट वैल्यू हम मानेंगे उसमें क्या होगा, आपका थोड़ा बहुत एरर होगा, यानी कि या तो कम होगा नहीं तो ज़्यादा होगा ओरिजिनल वैल्यू से। हालांकि उसी को हम लोग करेक्ट वैल्यू मान के चलते हैं, लेकिन एरर थोड़ा बहुत रहने के चलते उसको भी हम लोग इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एरर को या तो घटाते हैं और नहीं तो जोड़ते हैं। तो वही कह रहा है कि कितना परसेंट एरर है, केवल एरर पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप जितने वैल्यू दिया हुआ है उसका आप मीन निकाल लीजिए, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालने के लिए देखा जाता है टोटल पे कितना एरर आ रहा है। तो टोटल मतलब होता है करेक्ट मेजरमेंट क्या है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका हम लोग मीन वैल्यू निकालेंगे। तो जो टाइम पीरियड दिया हुआ है इस टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे। तो टी मीन हम कैसे निकालेंगे, टी मीन के लिए T1 प्लस T2 प्लस T3 T4, और ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। ये आपका एब्सोल्यूट एरर, तो इसका मीन अलग अलग मेजरमेंट है ये, तो इसका हम लोग n से भाग दे देंगे। तो कितना बार, 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 बार हम लोग इसको 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका मीन वैल्यू दे देगा। तो 1.25 1.24 1.27 1.21 और प्लस 1.28, अब आइए आपका हो जाएगा 5। तो जब इसको निकाल लेंगे तो हमारा क्या आएगा, मीन वैल्यू आ जाएगा। तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मीन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। टी मीन आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो टी मीन कैसे निकलेगा, जोड़ते हैं इसको। आपका हो जाएगा 21 28, आपका हो जाएगा कितना 49 और 7 56, यानी कि आपका 76 हो जाएगा। 76 4 80 20 1 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यानी 625, 6.25 बाई 5। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे। तो आपका हो जाएगा फाइनली, इसको घटाएंगे तो 1.25 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मीन वैल्यू आ गया। अब ये मीन वैल्यू हमारा करेक्ट वैल्यू माना जाता है इसको, यानी कि सेंट्रल वैल्यू इसको माना जाता है। इसी के आसपास में क्या होगा, सारे मान फ्लक्चुएट करेगा। तो फिर इस मीन वैल्यू से देखते हैं सब के सब कितना वैल्यू से आपका क्या हो रहा है, कम या अधिक हो रहा है, उसको उसको बोलेंगे एरर। यानी इसको जब हम एक करेक्ट वैल्यू मान के चलें तो इसी करेक्ट वैल्यू से क्या होगा, सारे के सारे अपना अपना अलग अलग वैल्यू शो करेगा, एरर शो करेगा कि हम कितना ज़्यादा है कितना कम है। जब इसको करेक्ट वैल्यू मानेंगे तो आपका डेल्टा T1 कैसे निकलेगा, टी मीन में से आपका टी मीन में से आपका टी मीन में से आपको क्या आएगा, T1 घटाएंगे, इसको T1 T2 T3 T4 इस तरह से T5 अगर मान ले तो हमारा आ जाएगा 1.25 माइनस T1 को 1.25 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो डेल्टा T निकालेंगे तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, टी मीन घटाओ T2 कितना हो जाएगा आपका 1.25 और माइनस 1.24, 0.01 हो जाएगा।
डेल्टा T3 कितना हो जाएगा, टी मीन घटाओ T2, T3 आपका हो जाएगा 1.25 माइनस 1.27, ज़्यादा हो रहा है तो आपका 0.02 माइनस में आ जाएगा। उसी तरह T4 निकाल लेंगे तो T4 हो जाएगा हमारा कितना, टी मीन घटाओ T4, ठीक है। तो हम लोग 1.25 में से घटा लेंगे कितना, आपका 1.21, इसको घटाएंगे तो 0.04 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा एग्जैक्टली कितना, डेल्टा T5 का टी मीन घटाओ T5 बराबर हो जाएगा 1.25 घटाओ 1.28, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू दे देगा कितना, -0.03। अब चलते हैं हम लोग इसका एरर, इसका हम लोग क्या मीन निकाल रहे हैं, तो एरर है ये सब का अपना अपना एरर है। तो एग्जैक्ट एरर हमको नहीं पता है तो इसका भी मीन निकाल लेंगे तो एग्जैक्ट एरर पता चल जाएगा। तो एग्जैक्ट एरर कैसे निकालेंगे, तो सबका हम लोग मॉड को क्या कर लेंगे, जोड़ करके उतना संख्या से भाग दे देंगे। तो मॉड में माइनस हटा दिया जाता है तो एब्सोल्यूट एरर का भी आपका मीन निकल जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर का मीन हो जाएगा कितना, सबका मॉड जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 और 3 10, यानी कि 0.1 हो जाएगा। बाई 5 कर देंगे, 5 है ना रीडिंग, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो एग्जैक्टली आपका हो जाएगा 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इससे हम लोग क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला होता है, परसेंटेज एरर होता है एब्सोल्यूट एरर बाई उसका ओरिजिनल वैल्यू टी मीन, ठीक है, टी मीन। तो हो जाएगा आपका 0.02 अब आई कितना हो जाएगा आपका टी मीन आपका 1.25 दिया है, इसको निकाल लेंगे और 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और आपका हो जाएगा कितना 25 25 सवा 100, 5 से कटेंगे तो 5 चौका 20, लगभग आपका हो जाएगा 1.6%, 1.6% ये आपका हो जाएगा। ये आपका एब्सोल्यूट एरर। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया जाता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको कौन से वैल्यू हमारा एक करेक्ट वैल्यू होगा तो उसके लिए हम लोग मीन निकाल लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए सारे को जोड़ करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1.25 सेकेंड आ जाएगा। अब सबका अगर मीन निकाल लिए तो मीन क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू माना जाता है, हालांकि उसमें भी एरर दिखता है। तो उस एग्जैक्ट वैल्यू से प्रत्येक अलग अलग मेजरमेंट्स को क्या कर लेते हैं हम लोग, घटा कर देखते हैं कि कितना से मान फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आपका उसी तरह से आपका सबका एरर पता चल जाएगा। तो वो हो जाएगा डेल्टा T1 घटा लेंगे तो इतना होगा, डेल्टा T2 इस तरह से निकाल लेंगे। अब ये एरर है तो कौन सा एरर सही होगा, कि कौन सा इसमें एग्जैक्ट एरर है जो कि आपका मेन वैल्यू में से घटाएंगे या जो जोड़ेंगे। तो इसके लिए भी हम इसका मीन निकालते हैं। तो जब मीन निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करने पर आपका इतना हो जाएगा। परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कितना, डेल्टा T बाई एब्सोल्यूट एरर जिसको बोलते हैं मीन का, मीन एब्सोल्यूट एरर इसको बोलेंगे भाई, मीन वैल्यू। इसको देकर सॉल्व करेंगे तब का परसेंटेज आएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज, ऑप्शन दिया हुआ है 0.25 mm मीटर एंड बी में दिया है 0.5 mm, सी में दिया 1.0 mm, डी में दिया है 0.01 mm। नीट 2020 का क्वेश्चन है ये। अभी इससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट पीछे बताया है कि स्क्रू गेज में जो आपका पिच आपका दिया रहेगा, सर्कुलर डिवीजन दिया रहेगा, तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। बस आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा है। जो इसको देख लेते हैं हम लोग। वैसे लिस्ट काउंट जो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है इसको देख लेते हैं। आपका लिस्ट काउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो लिस्ट काउंट आपका दिया हुआ है कितना 0.01 mm, ठीक है। और देयर आर 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो ये आपका दिया हुआ है कितना, आपका 50। तो पिच का वैल्यू पूछ रहा है, तो पिच आपका निकालना है, पिच वैल्यू, ठीक है। तो पिच बराबर फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था
कि आपका लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है, लिस्ट काउंट इक्वल पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि आपका लिस्ट काउंट अगर पिच निकालना है तो पिच आपका हो जाएगा लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। तो लिस्ट काउंट आपका कितना है 0.01 mm इंटू नंबर ऑफ डिवीजन आपका कितना है 50, उसको गुना कर लेंगे हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है 0.5 mm, 0.5 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपका फॉर्मूला होता है पिच वैल्यू बटा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच निकालना है, लिस्ट काउंट से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये क्लास यहीं तक सीमित रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मोटिवेशन के रूप में हमको ये मिलेगा। और अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, उनके तैयारी में बहुत ज़्यादा बूस्टअप देगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक धन्यवाद।